टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा, जो हमारे साथ स्टूडियो में है। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मिसाल के तौर पर हम आपको बताने वाले हैं कि ये महीना इनकम टैक्स के लिहाज से आखिर क्यों है बेहद अहम, शेयर ट्रेडिंग पर कैसे तय करें टैक्स की देनदारी, और साथ ही कैसे करें नकली जीएसटी नोटिस की पहचान और कहां करें इसकी शिकायत। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन चूंकि इनकम टैक्स की बात हम करते हैं और आमतौर पर मार्च के महीने को इनकम टैक्स के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कारोबारी साल खत्म हो रहा होता है। तो कुछ लोग अप्रैल को मानते हैं चूंकि कारोबारी साल शुरू हो रहा होता है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि मार्च अप्रैल नहीं बल्कि मई का महीना जो है वो आपके लिए बेहद अहम है। क्यों अहम है? ये इसके लिए अलग अलग तारीख है, जिसमें उस तारीख तक आपको इनकम टैक्स से जुड़े हुए ये काम निपटा लेने। वो काम कौन से हैं और तारीख कौन से हैं, गौरी से पूछते हैं। गौरी, ये मई के महीने में भी कई सारी डेडलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत सारी डेडलाइंस हैं। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो 7 मई से पहले आपको टीडीएस जमा कराना है अप्रैल महीने का। जिस तरह हम हर महीने का टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख से पहले या 7 तारीख तक कराते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया टीडीएस जमा कराने का। दूसरा आपकी डेट हो गई 15 मई, जिसमें आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका आपने रिटर्न भर के जो सर्टिफिकेट देना है वो देना है। साथ में टीसीएस की जो रिटर्न है उसकी डेट भी 15 मई है। उसके बाद 31 मई आपको जो आपकी टीडीएस की रिटर्न है उसकी लास्ट डेट है। उसी के साथ साथ अगर कोई नॉन इंडिविजुअल रेजिडेंट है जिसका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो 2.5 लाख से ज़्यादा हैं साल में, तो उनको पैन लेना कंपलसरी है। ये कुछ साल पहले रूल आया था और उसकी डेट भी 31 मई रखी गई थी। तो ये कुछ ड्यू डेट्स हैं जो मई में आपको ध्यान रखनी है। छूटने पे ऑफ कोर्स भारी पेनल्टी लगेगी। बिल्कुल, छूटने में पेनल्टी लगेगी और कई बार आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हमारे शो में हर बार इस तरह कई सवाल आते हैं कि मैंने ये तारीख मिस कर दी, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इनकम टैक्स विभाग ने पेनल्टी लगा दी, उससे कैसे बचे, नोटिस आ गया तो उससे कैसे बचे। तो उस सारी चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, वो है ये तारीख जो इनकम टैक्स विभाग ने तय कर रखी है अलग अलग इनकम टैक्स की प्रक्रिया को निपटाने के लिए, जो गौरी ने आपको भी बताया। तो उन तारीखों का ख्याल रखें और इसको लेकर अगर आप अनुशासन रखते हुए इसका पालन करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई तकनीकी दिक्कतें आने वाली दिनों में आने वाली हैं आपको। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहां से नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे, बताएं टैक्स गुरु कैसे आपको मदद करे। और थैंक यू सो मच सर। टैक्स गुरु से क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं आपके लिए, बताएं। देखिए, मैंने जो है हाँ करीब 9 साल पहले अच्छा एक फ्री बॉन्ड्स आए थे हाँ जो गवर्नमेंट कंपनियों के थे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या आरईसी। तो अभी मैंने जो है अप्रैल के अंदर वो बॉन्ड बेचे हैं। ठीक है। और नियम बॉन्ड के बेचने पर 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। 2 लाख रुपए का, ठीक है। और इस गेन पे कितना टैक्स मिले इस फाइनेंशियल ईयर में बताया। ठीक है, गौरी हैं बताएंगे आप। 24 में। ठीक है गौरी। ठीक है, देखिए जो आपका टैक्स फ्री बॉन्ड है तो उस पे जो इंटरेस्ट आपका आया होगा वो तो आपका एग्जेम्प्ट होगा, उस पर आपने कोई टैक्स नहीं दिया होगा। अब आपको इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 2 लाख रुपए का, तो इस पे आपको टैक्स देना होगा। ये आपका एक तरह से डेट की तरह ट्रीट होगा। तो इसमें आप जो डेट की कैलकुलेशन होती है उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आप 20% का जो टैक्स है वो देंगे। तो 20% का आपको टैक्स देना होगा, डेट की तरह इसका कैलकुलेशन करेंगे। नितिन जी, आपकी दुविधा दूर हो गई? हाँ, इसका मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज ए शेयर ओनली। ये डेट की तरह होगा, शेयर नहीं, इक्विटी नहीं, डेट की तरह ट्रीट होगा। अच्छा, डेट की तरह ट्रीटमेंट इसका दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको जो है सो टैक्स का कैलकुलेशन होगा। क्लियर है अब? तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या आप सुलझ गई है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। तो अगले कॉलर हैं दिल्ली से एन दास गुप्ता जी, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दास गुप्ता जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताएं कैसे सबसे पहले टैक्स गुरु टीम को मेरा
श्रद्धापूर्ण नमस्कार और हमारे अर्जी को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको भी नमस्कार। और रखते हुए हम अपने प्रश्नों पे आते हैं सर। जी जी बताएं, सवाल क्या है? सेक्शन 10, 11 और 10, 12 दोनों रिकॉग्नाइज पीएफ है। ठीक है। और अगर मान लीजिए हम पीएफ एडवांस लेते हैं तो उसको किस सेक्शन में दिखाना है, और रिटायरमेंट के बाद जो पीएफ मिलता है उसको किस सेक्शन में रिफ्लेक्ट करना है, ये हमारा एक प्रश्न है सर। ठीक है। नहीं, देखिए दोनों सेक्शन अलग हैं। जो सेक्शन 10, 11 है वो आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। जो सेक्शन 10, 12 है वो आपका रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। दोनों में फर्क है। सेक्शन 10, 11 जो है उससे आपकी जितनी प्रोसीड्स आती हैं वो आपकी टैक्सेबल नहीं होती हैं, वो आपकी एग्जेम्प्ट होती हैं। जो आपकी सेक्शन 10, 12 की प्रोसीड्स हैं हालांकि वो भी एग्जेम्प्ट होती हैं, लेकिन उसमें कुछ क्लॉजेज हैं, जैसे कि आपको 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, या कुछ एक्सेप्शनल केसेस पे जैसे डेथ के केस में या परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में वो एग्जेम्पशन मिल जाती है। आप अगर वो सारे जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करते हैं तो आप सेक्शन 12 में अगर आप वो रूल को फॉलो करते हैं, फुलफिल करते हैं तो एग्जेम्पशन मिलती है। तो दोनों सेक्शंस अलग हैं, दोनों अलग फंड है। सेक्शन 10, 11 आपका स्टैट्यूटरी है, सेक्शन 10, 12 आपका रिकग्नाइज है। दास गुप्ता जी क्या बिल्कुल क्लियर है? जी जी, तो यानी पीएफ एडवांस को हमको 10 सेक्शन 11 में ही डालना है? नहीं, देखिए वो डिपेंड करता है आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से आ रहा है या रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से आ रहा है। तो पहले आप ये देखिए वो कौन से प्रोविडेंट फंड से आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। खाली एडवांस से कोई मतलब नहीं है। किस प्रोविडेंट फंड में रखा जाएगा मैडम? हाँ जी, क्या पीएसयू के जो एम्प्लॉई हैं वो कौन सा प्रोविडेंट फंड पीएफ कटता है उनका? जो आपको सैलरी स्लिप मिल रही होगी उस पे लिखा होगा। आप एक बार अपनी सैलरी स्लिप पे देखिए। तो उससे आपको बहुत सफाई आ जाएगी कि आप किस प्रोविडेंट फंड से आपको मिलता है, फिर उस सेक्शन के तहत आप उसको दिखा सकते हैं और फिर उसके हिसाब से टैक्स की देनदारी आप तय कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल सुमित धर दीवान जी का, जो कि छत्तीसगढ़ से सवाल आया है। दरअसल इन्होंने ईमेल भेजा है कि इनका प्रतिदिन यानी रोजाना जो है शेयर ट्रेडिंग का ट्रांजेक्शन 1 से 2 करोड़ के बीच में है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ये बताया 1 से 2 करोड़ के बीच में है। और ऐसे में जानना ये चाहते हैं कि उसके प्रॉफिट पर उनको टैक्स देना पड़ेगा या फिर जो ट्रांजैक्शन होता है उसके ऊपर टैक्स भरना होगा। तो इसमें ना थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग होती है। इसमें हमें 2 चीज़ें देखनी होती है। टैक्स तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट पे ही देना है जितना आपका प्रॉफिट बनता है, लेकिन आप पहले तो ऑडिट के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ऑडिट कराना है या नहीं कराना। तो ऑडिट के लिए जो टर्नओवर आपको निकालना है वो आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट होता है। तो वो आपका बेसिकली आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, सारे प्लस और माइनस के साइन हटा देंगे और टोटल करेंगे तो आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट आएगा। उस बेसिस पे आप देखेंगे कि आपका ऑडिट होना है कि नहीं, वो आपका टर्नओवर माना जाएगा फॉर ऑडिट पर्पस। लेकिन जो आपका टैक्सेशन है वो आपका प्रॉफिट पे ही होगा। टर्नओवर पे अगर जो टैक्स है वो ले लेंगे तो टैक्स बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो वो आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट है उसी पे होगा। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब लॉस माइनस करके जो प्रॉफिट बनता है उसको, बिल्कुल जितना बेसिकली आपने इन्वेस्ट किया, जितना आपने उसमें से पैसा निकाला, उसका जो डिफरेंस है जो आपने एक्चुअल में कमाया है उस पे आपको टैक्स देना, उस पे आपको टैक्स देना होगा। और ऑडिट का भी तरीका गौरी ने आपको बता ही दिया। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि ऑफलाइन में ITR फाइल करने का बेहद आसान तरीका आखिर क्या है। जी हाँ, ऑफलाइन में ITR की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पे हम ऑनलाइन की बात करते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने कुछ ऑफलाइन की व्यवस्था शुरू की है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट के बारे में। दरअसल इसका इतिहास तो काफी पुराना है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में पहला फैक्ट तो ये कि ये मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। दूसरा फैक्ट, रेवेन्यूज के लिहाज से एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी तो ऑलरेडी है। इसके अलावा 80 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एक गैरेज में, जो कि गिरगांव मुंबई में एक गैरेज है, और 4 फ्रेंड्स ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। और वहां से धीरे धीरे फेरबदल के बाद आज आप खुद ही जानते हैं किस तरह का बड़ा नाम, किस तरह की बड़ी पैठ ये कंपनी ऑलरेडी मेंटेन करती है।
एक ऐसा भी समय था वर्ल्ड वॉर 2 में जब ज्यादातर पेंट इंपोर्टर्स जो थे वो बैन हो गए थे, लेकिन उस सिचुएशन के बाद आज की सिचुएशन तक आते आते देश की नंबर 1 पेंट कंपनी के तौर